आफ्टरनून एवरीवन। ओके, हाँ, तो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज अ प्रिज्म। लास्ट हमने क्या देखा? ऑप्टिकल फाइबर और वो सब कुछ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वगैरह वो देखा, बराबर है। नाउ विल सी प्रिज्म। तो प्रिज्म बेसिकली है क्या, वहां से शुरुआत करते हैं और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखते हैं, दैट इज अ प्रिज्म। ओके, तो प्रिज्म जो है इट्स नथिंग बट अ सॉलिड मटेरियल है, कोई सॉलिड मीडियम है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, अगर मैं बात करूं प्रिज्म की, अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म इज नथिंग बट सॉलिड या होमोजीनियस एक ही मटेरियल का बना होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, एक ऐसा मीडियम है, उसके हमें क्या करना है, दो रिफ्रैक्टिव सरफेस लेने हैं, टू रिफ्रैक्टिव सरफेस inclined with some angle। ऐसे अरेंजमेंट को this arrangement is called prism। कैसी अरेंजमेंट? पहले तो होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, ट्रांसपेरेंट तो चाहिए ही चाहिए, सॉलिड है, ग्लास जैसा ही। प्रिज्म आपको पता है क्या है, बेसिकली इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट देयर मस्ट बी द टू रिफ्रैक्टिव सरफेस इंक्लाइन विथ सम एंगल, टू रिफ्रैक्टिव सरफेस इंक्लाइन विथ एंगल। ओके, अगर ऐसा है तो उसको कसर कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लो ऐसे में कुछ दो सरफेस लेता हूं, एक ये वाला ऐसा सरफेस लिया मैंने, दिस इज अ वन सरफेस, और एक इधर ऐसा दूसरा सरफेस लिया, वो दूसरे साइड में है इसलिए दिख नहीं रहा है, ये एक साइड का ये वाला सरफेस हो गया। ओके, इन दोनों सरफेस में मान लो ये दो सरफेस है, एक ए बी और इधर से ए सी, एक ए बी और ए सी, ऐसे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, दैट इज अ ए एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज ए? ए इज अ एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोल सकते हैं, एपेक्स एंगल भी बोलते हैं इसको, एपेक्स एंगल। ओके, ये मैं बस अरेंजमेंट समझा रहा हूं, इस पे प्रॉब्लम कैसे करने हैं, क्या करने हैं वो पूरा समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लेते हैं। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज ए बी? सर ए बी एंड ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म की डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हैविंग सम एंगल, दैट इज अ एंगल ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म कैसे किसी चीज को भी आप बोल सकते हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे, कुछ एंगल ही नहीं उन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं चलेगा। मान लो अब मैं यहां से कुछ एक इंसिडेंट रे पास करता हूं, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जैसे इस बाउंड्री को, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस कर देगी, वैसे ये अपना ओरिजिनल डायरेक्शन जो था वो चेंज कर देगी और ये इधर चली जाएगी, और फिर ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टकराएगी और वो वहां से फिर से वो अपना पाथ चेंज कर देगी और कहीं और चली जाएगी। इस तरीके से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा थ्रू प्रिज्म। सर प्रिज्म सिर्फ ऐसे ट्रायंगुलर शेप को ही बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये डेफिनेशन जहां पे सेटिस्फाई हो रही है उस हर चीज को मैं प्रिज्म बोलूंगा। सर अगर मैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब लेता हूं, दैट इज दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास, अगर हम लेते हैं, ओके, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ग्लास हम लेते हैं, तो क्या सर ये रेक्टेंगुलर ग्लास जो है
ये प्रिज्म बन सकता है। तो अगर ये फुलफिल कर रहा है तो वो प्रिज्म बन सकता है। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ओके, अब ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे 100 कंपल्सरी इट मस्ट बी पास थ्रू द सच फेस विच हैज सम एंगल विद दिस फेस। ये कोई फेस है, मान लो ये पहला वाला जो फेस है, ये ए बी सी, ये डी, ये वाला फेस है इधर का, ए बी सी डी, उस फेस से हमने उसको ऐसे कर दिया। तो ये जो आगे का फेस है पी क्यू आर एस, जो ये ऐसे दो फेसेस है, दो फेसेस के बीच में अगर कोई मुझे एंगल पूछेगा तो मैं बोलूंगा 0 है, पैरेलल है वो दो फेसेस, बोथ फेसेस इन दिस स्लैब। तो ये स्लैब का कंसेप्ट हो जाएगा। अगर ये सीधा सीधा इंसिडेंट रे सीधा जा रहा है, इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसा सीधा गया, लेकिन उस स्लैब से गया, ओके, वैसे तो सर ये 90 डिग्री है तो सीधा जाएगा, तो ये हो गया स्लैब का कंसेप्ट, दिस इज अ स्लैब कंसेप्ट, ओके। लेकिन यही इंसिडेंस रे अगर इधर जाता है, ऊपर वाले फेस पे जाता है या नीचे वाले फेस पे जाता है या साइड वाले कोई भी फेस से जाता है और वहां से ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होता है, वहां से कुछ रिफ्लेक्ट होता है, तो इसको मैं बोलूंगा प्रिज्म कंसेप्ट। क्यों सर, इसको क्यों प्रिज्म कंसेप्ट बोला आपने? ये क्यों प्रिज्म की कंसेप्ट है? क्योंकि प्रिज्म कंसेप्ट बोलता है होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो तो है। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, टू क्या से 6 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहां पे, इंक्लाइंड विथ सम एंगल। टू जो है, जो जिस पे इंसिडेंट रे आ रही है वो, और जो सरफेस से जा रही है वो इंक्लाइन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंक्लाइन है क्या, नहीं, या ऐसा और या ऐसा ही ऊपर वाला सरफेस। तो अगर ऊपर वाला सरफेस लेता हूं, वहां से रिफ्रैक्शन करवाता हूं या उसका यूज करता हूं, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यूज करता हूं, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल। दोनों में एंगल 90, हमें एंगल चाहिए 90 चाहिए 80, वो मैटर नहीं करता, हमें एंगल चाहिए बस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। तो ये प्रिज्म बन सकता है अगर आप ये वाला पाथ चूज करो तो। अगर सर ये सीधा सीधा सामने वाला फेस पे गया तो सामने वाले फेस पे जाएगा तो वो दोनों फेसेस पैरेलल हो जाएंगे और ये प्रिज्म कभी नहीं बन सकता। कि प्रिज्म में हमें इस एंगल की जरूरत होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म की जरूरत होती है, अपेक्स एंगल की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ये एक चीज आपको अच्छे से समझ गई कि प्रिज्म किस चीज को बोलना है, प्रिज्म हमें किस चीज को बोलना है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रिज्म है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लाइट ट्रेवल्स हो रही है और वो उसमें कुछ ना कुछ एंगल है, जरूरी नहीं कि ये इंसिडेंस एंगल। अब इतना इंपॉर्टेंट है, जो भी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रेज आप करा रहे हो, दैट इज अ कंपल्सरी, उनको स्नेल्स लॉ आना चाहिए, मतलब स्नेल्स लॉ उसने वैलिड होना चाहिए वहां पे, बराबर, तभी आप रिफ्रैक्शन करवाओगे। वो अंदर ही नहीं घुस रहा है, वहां से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, बराबर है। वो तो फिर आपका प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का कंसेप्ट ही नहीं हो जाएगा, वो तो सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे हो सकता है। मैं इसको मिटाने जाता हूं, ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हाँ, अब सिंपल वाला ट्रायंगल भी मैं दिखा दूं तो उसको मैं प्रिज्म बोल सकता हूं। आपको ये तो चीजें पता चल गई, तो ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से कैसा रिफ्रैक्शन लेना है। दिस इज आवर हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो मैं एक प्रिज्म निकालता हूं। ओके, यहां पे दो सरफेस अगर मैं दिखाता हूं, ये ए बी एंड सी, यहां पे दो सरफेस है और ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ए डिग्री जो भी है, मतलब डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ए जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म ए, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, व्हाट इज द AC? AC is a refracting surface. What is the, sorry, AC, what is AB? That is again refracting surface. Okay,
these are the refracting surface. ठीक है सर, समझ में है. व्हाट इज अ बीसी दिस सरफेस, उसको बेस बोल दो यार, बेस ऑफ प्रिज्म. बेस ऑफ प्रिज्म, अभी तो वही दिख रहा है कि उस पे प्रिज्म पूरा का पूरा है, तो दैट इज अ बेस ऑफ प्रिज्म. ओके, वो रिफ्रैक्शन की जरूरत है क्या? अगर उस पे जाएगी कोई रेज तो वो रिफ्रैक्शन रहेगा, तो वो रिफ्रैक्शन के सारे लॉस फुलफिल करेगा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे कोई इंसिडेंस रे लेता हूं. ओके, इस पॉइंट पे कोई इंसिडेंस रे यहां से आ रही है, दिस इज अ इंसिडेंट रे. मैं इसको नाम देता हूं इंसिडेंट रे. ओके, ये जो प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म. इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको मैं एनपी बोल देता हूं. और बाहर एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए, दैट इज अ 1. ओके, अगर काम में आएगा तो वो देखते. ओके, पहले सिंपल स्टेप देखते हैं. ये इंसिडेंट रे, ठीक है सर, समझ में आया, दैट इज अ इंसिडेंट रे. अब यहां पे ये जब अंदर जाएगी रिफ्रैक्शन होगा, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन एज पर स्नेल्स लॉ से हम करते हैं. ओके, या हमें एक कंसेप्ट तो पता है कि सर कोई भी रिफ्रैक्शन के पहले यहां पे ऐसा नॉर्मल निकालना जरूरी होता है. दिस इज अ नॉर्मल 1. ये नॉर्मल 1 है इस पॉइंट पे. ये पॉइंट मान लो, कुछ तो पॉइंट का नाम देते थे हम. अच्छा, ये एंगल क्या होगा सर? ये एंगल इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा यहाँ पे? ओके, दिस इज अ इंसिडेंस एंगल. दिस इज अ इंसिडेंस एंगल. ये रे जानी चाहिए थी सीधी सीधी. ये जो रे आ रही है ये सीधी सीधी जानी चाहिए थी, जाएगी नहीं, आपको भी पता है. वो प्रिज्म डेंसर मीडियम होने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल वो शिफ्ट होगी. तो ये ऐसी सीधी सीधी ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई और कुछ इस तरफ चली गई. ओके, देखो नॉर्मल की तरफ है. ओके, जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा सर उसका, ओके, वो एंगल को हम पहला वाला रिफ्रैक्शन एंगल R1 बोलते हैं. तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए जरा. तो सर ये I है, तो ये पूरा I, तो ये रहेगा आपका टोटल I माइनस R1. ये R1. ठीक है सर, ये समझ में आ गया, कोई बात नहीं है. अब आते हैं इस पॉइंट पे. ओके, इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होना है, बिकॉज अगेन दैट इज अ बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, एयर एंड प्रिज्म. प्रिज्म का जो भी मीडियम होगा ग्लास उसका, और ये बाउंड्री है, तो यहां पे भी रिफ्रैक्शन होना है. तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? सर यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाएंगे. तो नॉर्मल, ये दूसरा वाला नॉर्मल है, दैट इज N2. ये नॉर्मल में इधर थोड़ा सा ये ऐसा करता हूं, बाद में काम में आएगा. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा, दैट इज दिस इज अ रिफ्रैक्शन एंगल. ये R1 कैसे निकालना है आप अच्छे से जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है R1 निकालना. ये एंगल कितना होगा? तो सर नॉर्मल के साथ जो भी एंगल होता है इस पॉइंट पे, ये इंसिडेंस एंगल होगा. मैं उसको फिलहाल में इंसिडेंस एंगल की जगह में उसको R2 बोलता हूं, जो आपके रेफरेंस एनसीईआरटी या इस बुक में दिया है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे. तो दिस इज अ R2. ओके सर, ये R2 नहीं, ये तो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए. ओके, क्योंकि ये इस पे इंसिडेंस हो गया. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मैंने पूरे इसमें इसको इंसिडेंस एंगल माना है मेन, क्योंकि वो इनपुट होगा. बराबर है, दिस इज अ इनपुट. ओके, अब जो बाहर रेज आएगी फाइनली एमर्ज आउट होगी, एमर्जेंट रेज में बोल सकता हूं उसको. उसका एंगल कैसे होगा? क्योंकि सर वो तो रेयर मीडियम में जा रही है, वो ऐसी सीधी सीधी जानी चाहिए थी, ऐसी सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जाएगी नहीं सर, वो सीधी सीधी नहीं जाएगी. वो रेयर मीडियम में जा रही है, तो और भी दूर जाएगी, थोड़ी सी वो और भी दूर जाएगी, तो वो कुछ इस तरफ जाएगी. ठीक है, ये हो गया आपकी एमर्जेंट. फाइनल है ना, एमर्जेंट रे. इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलूं क्या सर? बोलो, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे ये भी है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे. फाइनल रिफ्रैक्टेड रेस या इमर्जेंट रेस बोल सकते हैं. अच्छा, फाइनल रिफ्रैक्शन एंगल बोल सकते हैं या इमर्जेंस एंगल बोल सकते हैं. ई बराबर है, नॉर्मल के साथ, हमेशा नॉर्मल के साथ होता है एंगल, ओरिजिनल के साथ नहीं. सर इतना क्यों निकाल रहे हैं हम? मतलब क्या प्रूव क्या करना है यहाँ पे? हमें ये प्रूव करना है यार कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये जो इंसिडेंस रे ऐसा सीधा सीधा आ रहा है, वो कितना डेविएट हुआ है ड्यू टू दिस प्रिज्म. अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा चले जाता, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं डेविएट होने की जरूरत नहीं थी. जैसे मैंने उसको प्रिज्म डाल दिया उसके बीच में,
प्रिज्म के थ्रू मैंने वो रे पास कर दी, वैसा ये इंसिडेंट रे इधर डेविएट हुआ। अच्छा, ये कितनी बार डेविएट हुआ? पहली बार तो इतना डेविएट हुआ वो डेल्टा वन, फिर बाद में इधर डेविएट हुआ वो। ओके, इधर भी ऐसा सीधा नहीं गया, रेड तरफ डेविएट हुआ, 2 बार डेविएट हुआ, तो टोटल वो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू टोटल डेविएट हुआ। ओरिजिनल अगर उसकी आप मुझे पूछोगे कि दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन, ओके, और जो अभी फाइनल डायरेक्शन हुई है वो कुछ ये वाली डायरेक्शन है, दिस इज अ फाइनल डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये फाइनल, मतलब इतना जो एंगल है दैट इज अ डेल्टा डेविएशन, डेल्टा। तो ये डेल्टा एंगल निकालना बहुत जरूरी होता है यार, क्योंकि कितना डेविएट किया है मेरे प्रिज्म ने वो मुझे बताना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम बताएंगे एंगल ऑफ डेविएशन, शुरुआत करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा बोलते हैं, आपको तो पता है। ओके, तो ठीक है, अब यहां पे कैसे इसको ये करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, इसमें कितना एंगल है? अगर कोई ये वाला एंगल पूछे कि सर ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो कितना बताओगे? तो सर ये और ये ई है तो ये भी ई रहेगा टोटल, लेकिन ये वाला एंगल R2 माइनस कर दो उसमें, तो ये आपका हो जाएगा एंगल E माइनस R2। दिस इज E माइनस R2, दिस इज I माइनस R1, E माइनस R2 एंड I माइनस R1, दिस इज R1, दिस इज R2। और ये नॉर्मल्स है, तो नॉर्मल्स हमेशा इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मुझे लिखना ही है, नॉर्मल के बारे में बताना ही है, तो दिस मस्ट बी द परपेंडिकुलर एंड दिस मस्ट बी द परपेंडिकुलर। ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया। अब इस बेसिस पे क्या मैं डेल्टा निकाल पाऊंगा? तो डेल्टा बहुत सिंपल है। अगर आप मान लो मैं इसको कुछ नाम दे दूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं P, ओके, इसको नाम दे दूं Q, और ये जो है ये एंगल A नहीं है, ये तो ऊपर का एंगल है, ये एंगल तो A है, ये ऊपर का है, इसको PQR बोल दो। ओके, तो इन ट्रायंगल PQR, तो PQR देखो कैसा दिखता है, PQR कुछ ये और ये ऐसा है, तो PQR कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, PQR कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज अ P Q एंड R, ये एंगल है डेल्टा, यही तो निकालना है। ये एंगल पता है सर, P का ये एंगल कितना है, I माइनस R1, I माइनस R1, ये E माइनस R2। क्या बात है, आपको पता है कि अगर मैं एंगल PQR देखूं तो जो डेल्टा और इसका रिलेशन अगर बात करो तो डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल और उसका ये इंटीरियर एंगल हो गया, दिस इज इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल, बराबर है। तो ये इंटीरियर एंगल और ये 180 होता है दोनों। अगर मैं इसको, मैंने पहले भी बोला है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इन दोनों का अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई वो सिंपल वाली ज्योमेट्री प्रूव भी किया है मैंने, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 एंड प्लस E माइनस R2। तो ये सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करो तो I प्लस E और यहां पे माइनस R1 एंड R2, ये इसको माइनस माइनस बाहर ले लिया बस। दिस इज अ डेल्टा, दिस इज अ डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है? यस पता है। क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस, E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये पता है? तो नहीं पता, निकाल लेंगे। क्या R1 पता है, R2 पता है? नहीं सर, नहीं पता। तो उसको निकालने का, डेल्टा निकालने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपल अगर देखा जाए तो हमें R1 मिल जाएगा, हमें R1 मिल जाएगा। सर R1 कैसे मिलेगा? स्नेल्स लॉ से। इंसिडेंस एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, स्नेल्स लॉ से R1 मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सर R2, हाँ, अब ये एंगल कितना है? तो इसका कुछ ना कुछ यार एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ कंसेप्ट है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो वो एक रिलेशन अगर आपको पता चल गया तो एक बार आपको R1 पता है स्नेल्स लॉ से, तो R2 निकाल लोगे आप। ये अभी जो मैं नया एक्सप्रेशन बताने वाला हूं, ओके, तो उसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, एक काम करते, ये बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल लेते, ये वाला,
ये वाला, ये जो दिख रहा है ए पी, इसको कुछ नाम नहीं दिया, कुछ तो नाम देते, इसको क्यू दिया, इसको पी क्यू आर, कुछ तो ओ देते हैं मान लो। तो ये पी ओ क्यू एंड ए, ए, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए, इस बार मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए। तो मैं इन क्वाड्रिलैटरल की अगर मैं बात करूं, कौन सा, ए फिर पी फिर ओ और फिर ये क्यू, ओके, आर नहीं, आर नहीं, ए पी क्यू, ओके सर, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, दिस इज ए, ये एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पी है, ये क्यू है, और इसको अभी अभी हमने ओ बोला है, ठीक है। अब सर ये ओ एंगल कितना होगा, ये ओ एंगल, ये ओ एंगल निकालना बहुत सिंपल है यार, ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 180 माइनस R1 प्लस R2। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, अरे ये पूरा 180 डिग्री सब, हाँ सर ये पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये एक एंगल पता चल गया। व्हाट इज अ पी एंगल, सर पी एंगल तो सीधा सीधा दिया है, 90 डिग्री है, ए से, ये तो नॉर्मली है ना ऐसा, दिस इज अ नॉर्मल, अरे ये इस वाले सरफेस को, ये तो नॉर्मली है, तो ये 90 डिग्री, वैसा ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, ओ एंड पी इज 90 डिग्री, है ना। ओके, अब ए एंगल जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, वो तो आपको निकालना है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालेंगे, तो हम इसका पूरा समेशन 360 होता है, ये मुझे पता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये प्लस 90 डिग्री, ये प्लस वो 90 डिग्री, प्लस ये वाला 180 माइनस R1 प्लस R2, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 180 90 90 360 तो यही हो गया, ये कैंसल, तो इधर बचा सिर्फ ए एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म R1 एंड R2 के बराबर होता है। तो यहां से हमें डेल्टा बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि R1 प्लस R2 अभी हमने निकाला, तो एंगल ऑफ डेविएशन मस्ट बी I प्लस E, और ये माइनस एज इट इज, लेकिन R1 प्लस R2 के जगह सर एंगल ऑफ प्रिज्म आप लिख सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये वाला एक रिलेशन और ये एक वाला रिलेशन हमें बहुत काम में आने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज आप अच्छे से समझ गए। बताइए समझे क्या नहीं, एस और नो, प्लीज टेल मी, बताइए। एस और नो, ठीक है। तो प्रिज्म से यहां से बीच बीच में ब्लर दिख रहा है, बाजू में अच्छा दिख रहा है क्या, फिर इधर ब्लर दिख रहा है क्या, ठीक है मैं समझ गया, ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा सा, ओके। हाँ, तो यहां से सर हमें क्या लेना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से, ये आपने क्यों पढ़ाया, ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि यहां से हमें लेना है एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होती है, दैट मस्ट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमर्जेंस एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। ओके, मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है, इतना तो गारंटी के साथ में बोलता हूं। ओके, दूसरी बात, यहां से यह भी पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म ये R1 और R2 के बराबर होता है, उनका मतलब एडिशन के बराबर है। सर वो किस काम के, और जब आपको इमरजेंस एंगल निकालना है, ई निकालना है, इमरजेंट एंगल निकालना है, जैसा इंसिडेंट एंगल गिवन है और इमरजेंट एंगल निकालना है, तो वो निकालना होगा तो आपको R2 की जरूरत होगी। यस सर, हमें R2 की जरूरत होगी, तो R2 निकालने के बाद ही आपको ये स्नेल्स लॉ से पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। तो यहां से सिर्फ दो ही इक्वेशन हमें उठाना है। चलो ये मैं मिटा देता हूं अभी, ओके, आई विल रफ इट, और फिर आप लोग इसको अच्छे से समझो। ओके, चलो मैं मिटा दूं, अब हम इस पे प्रॉब्लम लेंगे। ओके,
हाँ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म से हमने देखा डेविएशन कितना होता है, ओरिजिनल डेविएशन, ओरिजिनल पाथ से वो कितना डेविएट होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म का कुछ रिलेशन डेविएशन के साथ होता है, और इमर्जेंस एंगल। ठीक है, ये भी रिफ्रैक्शन ही है, दिस इज ओनली रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें पता चल गया डेल्टा इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल माइनस प्रिज्म का एंगल, और प्रिज्म का एंगल अगर निकालना है तो रिफ्रैक्शन एंगल 1 प्लस 2, ये एंगल आपको पता है। ओके, चलो अब हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, फाइंड मतलब हमें जो निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, ओके, एंड डेल्टा। ओके, ये निकालना है, तो ये कितना होगा इसके लिए। अब कुछ ना कुछ हम अलग अलग एंगल ट्राई करेंगे। यहां पे मैंने कुछ इंसिडेंट करवाया इस तरीके से, दिस इज अ इंसिडेंट रे। ओके, ये कुछ हमें 75 डिग्री दिया है। ओके, और ये नॉर्मल के साथ उन्होंने एंगल बोला है 45 डिग्री। दिस इज अ नॉर्मल वन, ऐसा गिवन है। ओके, दिस इज अ गिवन, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, मतलब ये थोड़ा सा इस टाइप से, ये प्रॉब्लम सब तरफ आपको दिख जाएंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए लेने जरूरी होते हैं क्योंकि एक तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा इससे, और प्लस पूरा जो एप्लीकेशंस है प्रिज्म का, क्या है प्रिज्म, तो वो समझ में। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म और आगे कुछ कंसेप्ट, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, हमने इंसिडेंस को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को या रिफ्लेक्शन को बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन वो इतना पूछा गया नहीं है। सर फिर ज्यादा क्यों टाइम लगा दिया उसको? क्योंकि वो समझाना इंपॉर्टेंट था। गलती से एक प्रॉब्लम आ गया, और रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी इजी चैप्टर है, उसमें से अगर वही मतलब जो पूछा, जो नहीं पढ़ा है गलती से और वही आ गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली इस पे ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं। मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो प्रिज्म और रिफ्रैक्शन पे ही या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही ज्यादा सवाल पूछे गए। ठीक है, इंसिडेंट रे ये 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री दिया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनपी जो है, दैट इज अ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनपी इज इक्वल टू, ये है √2 दिया है। तो पूछा गया है कि ई एंड डेल्टा कितना होगा, ई एंड डेल्टा कितना होगा। तो पहले सर कुछ नहीं, पहले ये सीधा सीधा जाने वाला था, वो जाएगा नहीं, ये प्रिज्म की वजह से वो मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इसको मैंने नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो R1 होगा। सर चलो पहले R1 निकाल लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ, ओके। तो सर स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि जो भी इंसिडेंस है, ये एयर है, दिस इज एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन इसका एंगल 45 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू, अब ये जो अंदर जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं साइन R1, ओके। तो साइन 45 सर 1/√2, और ये 1/√2, तो ये आ जाएगा साइन R1। तो 1/√2 1/√2 1/2, तो R1 आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, R1 हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। तो क्या सिर्फ R1 पूछा है क्या? सर नहीं, R1 थोड़ी पूछा है, हमें तो पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये ई एंड डेल्टा कितना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, R1 से क्या, R1 से हमें देखो यहाँ पे सब कुछ ये निकालना पड़ता है। पूछा गया है सिर्फ इतना ही, डेल्टा नहीं ही पूछा गया है ये, लेकिन हर कुछ वो आपको निकालना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा निकालने के लिए ई चाहिए और ई निकालने के लिए डेल्टा चाहिए, है ना, और इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आ गए, ओके सर, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे सर ऐसा नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल से दिस इज अ नॉर्मल, तो ये सीधा सीधा जाना चाहिए, ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए, जाएगा नहीं, बाहर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में तो किधर भी दूर जाएगा और नॉर्मल से, तो ये ऐसा नॉर्मल से दूर गया, बराबर है।
तो जो नॉर्मल से एंगल बनेगा वो इमर्जेंस एंगल बनेगा, वही निकालना है। लेकिन उसके लिए पहले ये हमें R2 पता होना चाहिए। तो R2 क्या होगा सर, यहां से तो R2 आ जाएगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1। तो A कितना है सर, A तो 75 दिया है, ओके, दिस इज अ A एंगल, तो दैट इज अ 75 डिग्री। R1 कितना है अभी निकाला सर, 30 डिग्री, तो ये हो गया है 45 डिग्री R2। R2 एक बार आ गया रे, तो फिर बस यहाँ पे रिफ्रैक्शन लगा दो, रिफ्रैक्शन लगा दो इस पॉइंट पे, ओके। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या, स्नेल्स लॉ क्या, यस, स्नेल्स लॉ। अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं क्या, मुझे बताइए, अगर फास्ट हो रहा हो तो स्लो होता हो। स्नेल्स लॉ, तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन, इसमें एंगल कितना है R2, यहां पे सर उधर जा रहा है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है ये वाला, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ये वाला एंगल, ओके। यहाँ पे पूरा स्नेल्स लॉ मैंने लगा दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म √2 साइन R2, सर R2 अभी अभी निकाला है 45 डिग्री, ओके। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वो तो 1 होता है सर, साइन E वही तो निकालना है, तो साइन 45 मतलब 1/√2, ये √2 कैंसिल, ये हो गया साइन 1, तो ये आ गया साइन E। इसका मतलब E की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, E की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो है इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री करेगा, लेकिन नॉर्मल ऑलरेडी इसके साथ 90 डिग्री होता है, तो हमें जो फाइनली इमर्जेंस एंगल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज अ इमर्जेंट रेज, ओके। ये एंगल कितना आ गया, तो सर ये एंगल आ गया 90, दैट इज E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एक बार E आ गया तो डेल्टा निकालना कौन सा बड़ी बात है, तो डेविएशन कितना हुआ है इससे, डेविएशन ये ओरिजिनल पाथ था, बराबर है ना, ये ओरिजिनल पाथ था 45 डिग्री पे, तो ये डेविएशन कितना हुआ है वही हमें निकालना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ओके। तो 45 प्लस 90 कितने होते हैं 135, ओके, 135 माइनस 75, ओके, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ओके। तो डेल्टा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का डेविएशन हुआ है, 60 डिग्री का डेविएशन हुआ है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन पूछा है, ये तो मैंने इमरजेंस एंगल और डेल्टा एंगल निकाल लिया, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज टेल मी, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ओके। ये R1 R2 पूछा था क्या? नहीं पूछा था, अगर पूछा भी होता तो वो तो निकाल ही लिया हमने, बराबर है। हर चीज हमें निकालनी पड़ती है डेल्टा के लिए, E निकालना पड़ेगा, डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा, E आ जाएगा, तो इसलिए हम E निकालना आसान समझते हैं बिकॉज ऑफ स्नेल्स लॉ। इसमें एक और प्रॉब्लम ऐसा पूछा तो क्या करोगे कि इज देयर एनी, अच्छे से समझो, is there any other angle, any other angle of incidence, any other angle of incidence for, अच्छे से समझो, is there any other angle of incidence which will produce, ये दिख रहा है क्या रे, which will produce, हाँ, which will produce same deviation, ओके। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि दिस इज अ क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर एंगल
ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस ने कितना डेविएशन बनाया सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है तो वो इस प्रिज्म के लिए, इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए डेल्टा जो आ रहा था वो 60 डिग्री आ रहा है। तो अब पूछा है कि इज देयर एनी अदर एंगल, ये छोड़ के कोई अदर एंगल है क्या? 45 छोड़ के कोई अदर एंगल है क्या विच प्रोड्यूस द सेम डेविएशन, विच प्रोड्यूस द सेम डेविएशन? ऐसा सिंपल सा सवाल है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें ही पूछा था लेकिन मैंने वो बाद में लिखा क्योंकि मुझे वो पहले आपको बाकी का समझाना था। ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए प्लीज। इज देयर एनी अदर एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर डेल्टा? तो मैं बोलता हूं यस। इज बोला है, इसका मतलब आंसर यस और नो में देना है। एस में दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, नो में दिया तो भी एक्सप्लेनेशन। तो यस, इज देयर एनी अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच विल प्रोड्यूस द सेम डेविएशन? यस, 45 छोड़ के भी कोई अदर एंगल है कि जो सेम डेविएशन देगा। कैसे सर? देखो, अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं इधर से इंसिडेंट रे भेजू, ऐसा ये वाला इंसिडेंट रे भेजू, तो ये इंसिडेंट रे यही पाथ करके ऐसा चले जाएगा। ऐसे कैसे सर? अरे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि कोई अगर प्लेन है, इधर में इंसिडेंट एंगल अगर ये करता हो तो इधर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर से यही रिफ्लेक्शन इधर से इंसिडेंट कराओ जहां पे रिफ्लेक्शन है, तो फिर से वो रिटर्न यही पाथ पकड़ेगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। जिस रास्ते से लाइट आया है उसी रास्ते से अगर हम भेजे वापस तो वापस भी जाएगा, ऐसा नहीं है इस रास्ते से लाइट आया है अगर मैं इधर से भेजू तो वो ऐसा ही जाएगा। इसका मतलब सर हम इमर्जेंट रेस को इंसिडेंट रे मान ले तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा सर? तब इंसिडेंस एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री, और फिर ये ऐसा जाएगा और ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है ये तो इमरजेंस एंगल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। इमरजेंस एंगल उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। तो उसके लिए डेविएशन तो सेम ही आ गया ना, चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, ये डेविएशन जो है ये डेल्टा है वो तो सेम ही आ गया ना। इसका मतलब इसके लिए डेविएशन कितना आया? 60 डिग्री। इसका मतलब जब इंसिडेंस एंगल 90 है और इमरजेंस एंगल 45 है उसके लिए भी 60 आएगा, और जब इंसिडेंस एंगल 45 है और इमरजेंस एंगल 60 डिग्री है, जैसे सॉरी 60 नहीं, कितना था ये? 90 डिग्री। ओके, इंसिडेंस एंगल 45, इमरजेंस एंगल 90 डिग्री, डेविएशन 60 डिग्री। ये हो गई एक इंसिडेंस एंगल की बात। दूसरी इंसिडेंस एंगल, अगर मैं इधर से रे पास करता हूं तो इंसिडेंस एंगल उस टाइम पे हो जाएगा 90 डिग्री और इमरजेंस एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। उस टाइम पे भी तो डेविएशन 60 है, उस टाइम पे भी तो डेविएशन 60 है। तो यस, इज देयर एनी अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो यस, विच विल प्रोड्यूस द सेम डेविएशन? हाँ सर, और भी एक कोई एंगल है कि जो सेम डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो अगर हम ऐसा जाए तो वो चीज हमें फिर से मिलेगी ऐसे केसेस में। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो यहां से एक कंक्लूजन मुझे निकालना है। दैट कंक्लूजन इज दैट, ओके, दैट कंक्लूजन इज दैट कि फॉर मतलब कोई भी एक डेविएशन एंगल है या उस डेविएशन के दो इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं। सर आप हो सकते हैं बोल रहे, होते हैं ऐसा नहीं बोल रहे। अरे ये एक एक्सपेक्शनल, मतलब इसको भी एक अपवाद है। ओके, एक्सपेक्शनल केस है इसमें कि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। एक ही इस चीज को अपवाद है, वो कौन सा है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि सर दो इंसिडेंस एंगल पे एक डेविएशन आ सकता है, मतलब एक डेविएशन के दो इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं। 45 भी हो सकता है और इधर 90 भी हो सकता है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल रफ इट। ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो निकालना है आप निकाल लो, हम आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, क्या सर हमेशा इंसिडेंट रे जब प्रिज्म में से पास होगी
हमेशा इंसिडेंट रे जब प्रिज्म में से पास होगी तो क्या हमेशा रिफ्रैक्शन एंगल, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही। लेकिन यार मुझे रिफ्रैक्शन होगा ही अगर आप ऐसा पूछ रहे होंगे तो मैं ये बोलूंगा कि रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल एंगल। अगर कोई इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल सेम है तो फिर उस केस में क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल ग्रेजिंग इंसिडेंस हो सकता है। हाँ, ये मैं भूल गया बताना कि जो अभी का जो हमने एग्जांपल देखा उसमें जस्ट टच करके जा रहा था इमर्जेंट रे, दैट इज अ ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, जस्ट टच करके जाना, बराबर है ना, जस्ट टच करके जाना, इसका मतलब वो इमरजेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर उस टाइम पे जो इंसिडेंस एंगल होगा, उस टाइम पे जो इंसिडेंस एंगल था, मतलब R1 एंड R2, जो R2 इंसिडेंस एंगल था तो ये ग्रेजिंग करके जा रहा था, इसका मतलब R2 क्रिटिकल एंगल होगा इस प्रिज्म के लिए। यस, R2 इज अ क्रिटिकल एंगल। जो भी एंगल आया था, मेरे ख्याल से कितना आया था वो R2 अगर देखा जाए तो दैट मस्ट बी द 45, बराबर है, मैं भूल गया वो बताना। तो R2 आया था 45, तो R2 अगर 45 आया था तो मुझे एक चीज बताइए कि जो R2 45 जो है वो क्रिटिकल एंगल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि उसका जो ये था, ये R2 जो क्रिटिकल एंगल, मतलब नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्री था, तो ये रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हुआ, बराबर है, ये रिफ्रैक्शन हुआ मतलब ये 90 डिग्री आ गया। ओके, ये 90 डिग्री आ गया, तो ये 90 डिग्री तभी आता है जब ये 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो। तो सर क्रिटिकल एंगल है क्या? नहीं, ये तो 90 से प्रूव हो गया, लेकिन और भी दूसरा तरीका है जो आपने बताया था, वो ये था कि साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना। तो साइन C, तो हमारे केस में साइन C कितना है? तो हमारे केस में सर साइन C यहाँ पे कितना है? 45 डिग्री है, बराबर है ना। तो 45 कितना आ गया? ये 1√2 आ गया। ओके, तो रिफ्रैक्शन ये एयर का कितना था? 1 है। ओके, और ये कितना आ गया? √2। तो देखो ये √2 आया था कि नहीं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था प्रिज्म का वो √2 ही था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये इससे भी प्रूव होता है, बराबर है ना। चलो वो कोई बात नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल आपको अच्छे से समझा है तो वो प्रूव होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं ये मिटा देता हूं। तो अब हम बात करेंगे आगे, फिर से आगे फाइंड डेल्टा एंड इमर्जेंस एंगल, बराबर है। तो अब कुछ इस तरीके से बड़ा वाला प्रिज्म लेते हैं जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा, दैट इज 120 डिग्री के आसपास प्रिज्म, मतलब वैसा लेते हैं कि उसका 120 होगा। ये 120 होगा तो सर ये और ये एंगल तो सेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, 120 एंड 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रही है दैट इज अगेन नॉर्मल के साथ इंसिडेंस ये हम 60 डिग्री करवाएंगे, दैट इज दिस इज अ नॉर्मल एंड दिस इज अ 60 डिग्री। ओके, अगर ऐसे केस में है तो इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा पहला था वही लेंगे प्रिज्म का। ओके, दैट इज अ NP इज इक्वल टू √2 और बाहर एयर है। ओके, इतना काफी है यार, ये बस इतना काफी है आपको समझने में, है ना, कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने में इतना काफी है। तो देखो पहली बात, यहां से आपको R1 निकालना पड़ेगा। हाँ सर, पहले R1 निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा R1? तो सर आपने जो स्नेल्स लॉ बताया है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ एट पॉइंट P, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ, चलो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। क्या आएगा सर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जहां से इंसिडेंट रे जा रही है, ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। साइन कितना एंगल बना है इस साइड में? 60 डिग्री नॉर्मल के साथ, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म √2, कितना एंगल बना है अंदर? सर वो तो R1 आपने बोला था, वही तो निकालना है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, बराबर है ना। साइन 60 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ √3/2
और ये लगभग साइन R1 यहां से आ जाएगा हमें। तो इस केस में अगर देखा जाए तो कितना एंगल आ जाएगा, मतलब R1 कितना, सॉरी ये √2 रह गया ना, दिस इज हियर √2, हाँ तो ये 2√2 √3, तो ये थोड़ा सा हमें R1 निकालना मुश्किल चले जाएगा ऐसे केस में, क्योंकि ऐसे केस में R1 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे हाथ में वो चेंज कर देते, क्योंकि ये पता नहीं ना √3/2√2 इसकी वैल्यू वो कैलकुलेटर या लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम 3 कर देते सिंपल जाने के लिए। ओके, तो अगर मैं इसको √3 कर दूं तो ऑटोमेटिक ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/2 मतलब R1 आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, R1 आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे R1 आ गया 30 डिग्री, तो ये सीधा जाने वाला था। ओके, तो ये सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ये किधर मुड़ेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है यार, ये 60 डिग्री है, तो डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगा। मैं दूसरा इसको ये दिखाता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरफ मुड़ेगा। अब एक चीज और अब ये है कि सर अगर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, मतलब ये 30 डिग्री ऐसा ये रहेगा, तो ये कहीं इस साइड पे तो नहीं आएगा, मतलब इस बेस पे तो नहीं आएगा, इस नीचे वाले इसमें तो नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं, वो सिंपल ज्योमेट्री बताएगी हमें। तो ज्योमेट्री ये बताती है कि ये अगर 90 है, ये 90 है, बराबर है ना, तो ये उससे थोड़ा सा इधर आएगा। तो इसको मैं अगर मैं 90 ले लूं, यार ये नॉर्मल है, दिस इज अ 90, अगर ये 90 है, ये 30 है, बराबर है, दिस इज अ 90, दिस इज अ 30, तो ये कहीं यहां पे ही आएगा। थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में ऐसा निकाल सकता हूं। ओके, तो सर ये 30 डिग्री, तो अब देखिए इधर 90 + 30, ये कौन सा एंगल हो जाएगा सर, ये नॉर्मल के साथ 90 और ये थोड़ा 30, ये थोड़ा सा मैंने अच्छे से नहीं निकाला, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से निकालता हूं। हाँ, अब ठीक है, ये 90, ओके, और ये 30, तो 90 + 30 120, 120 और ये 30 सर, 120 और ये 30 150, तो मतलब ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 30 आ जाएगा। ओके, दिस मस्ट बी द 30। अगर मैं ये 30 आ गया, अब ये 30 आ गया तो ये सर 60 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या निकालना, ये क्यू पॉइंट पे अब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा और रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है वो देखूंगा, कितने एंगल पे हो रहा है। तो स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूं, स्नेल्स लॉ एट क्यू पॉइंट। ओके, क्यू पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा दो। सर ये इधर क्यों नहीं गया, अरे इधर कैसे क्या जाएगा, इतना थोड़ी बड़ा एंगल आया था, इतना बड़ा एंगल नहीं आया था, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। हम ज्योमेट्री में दिखाते वक्त इतना, ये 60 120 इतना नहीं, और भी ब्रॉड होगा वो। हाँ सर बिल्कुल, तो देखते हैं स्नेल्स लॉ एट क्यू पे स्नेल्स लॉ कैसे आएगा। तो कैसे आएगा स्नेल्स लॉ, बताइए जरा प्लीज। कैसे निकालेंगे, तो सर सिंपल है, इधर से ये वाला एंगल अब 60 जो है, ये 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा 60 इंटू साइन, मतलब सॉरी साइन 60 इंटू एनपी, बराबर है, प्रिज्म का इज इक्वल टू, वो किस में जा रहा है, एयर में, तो एयर इंटू साइन, एयर में जा रहा है, तो एयर में जाते वक्त हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये साइन आर निकालना पड़ेगा, है ना, जो भी है इमरजेंस एंगल, सॉरी आप उसको इमरजेंस एंगल बोलते हैं। तो साइन 60 ये हो गया √3/2। ओके, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। ओके, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 एंड साइन ई। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, √3 एंड √3, मेरे ख्याल से √3 होता है, 3/2 मतलब ये हो गया 1.5 और ये साइन ई। अब मुझे एक चीज बताइए, ये पॉसिबल है क्या, इज इज पॉसिबल, तो नहीं। क्यों सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सॉरी साइन की वैल्यू तो 1 से छोटी आनी चाहिए, हमेशा 1 इतनी आती है या 1 से छोटी आती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट क्यू नो रिफ्रैक्शन, क्योंकि वैलिड ही नहीं है आपका स्नेल्स लॉ। अगर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है
तो इतनी सारी एनर्जी आई, वो क्या जाएगी सर, वो इतनी सारी जो एनर्जी है ना वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। और एक बार ये एंगल अच्छे से समझ लो, ये एंगल 60 डिग्री बन गया तो फिर वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ 60, बराबर है। अगर ये 60 है तो यहाँ पे आप नॉर्मल डालते, हाँ यहाँ से बाहर जाने के चांसेस है, पता नहीं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमें बाहर जाने के थोड़े बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा नॉर्मल डाल दिया मैंने। ओके, दिस इज अ नॉर्मल हियर, या ऐसा नॉर्मल, अगर मैं ऐसा नॉर्मल डाल दूं यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री में इशू जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, दिस इज अ नॉर्मल, ये दिख नहीं होगा नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल ही है। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये इसके साथ एंगल 30 हो जाएगा। ओके, तो आप अच्छे से समझिए अभी, ये एंगल जो है, ये एंगल, दिस एंगल, ये 90 है तो ये 30 होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ 90 होता है, ये 30 होना चाहिए। अगर ये 30 है, 30 + 90 120, फिर से ये एंगल भी तो 30 होना चाहिए। तो था ही, ये 60 है तो ये भी 30 होगा, ये 30, तो ये यहाँ पे जो नॉर्मल डाली है उसके साथ, तो ये इस प्रकार से हमें ये 90 और ये 90 आ गया। अब यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना आ रहा है सर, इस पॉइंट पे, इसको कौन सा पॉइंट बोलूं, PQR, एट R पॉइंट इंसिडेंस एंगल जो है, इंसिडेंस एंगल वो है 30 डिग्री। तो यहां से हमें इमर्जेंस एंगल निकालना बहुत ही आसान है। तो क्या आ जाएगा, साइन इंटू इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन R, बराबर है। आर या इमरजेंस एंगल, आप इमरजेंस एंगल बोलो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। हाँ, तो ये पॉसिबल है कि नहीं अभी देखते हैं। साइन, ये साइन आई कितना है 30, साइन 30 मतलब कितना होता है, साइन 30 यहाँ पे लिख लेता हूं। ओके, एनपी कितना है √3। ओके, और ये कितना है 1, और ये साइन ई, साइन 30 1/2 और ये √3। ओके, दिस इज अ √3। तो साइन ई यहाँ पे आ गया है, प्रॉपर आ गया है, ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इमरजेंस एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये जो है इस नॉर्मल के साथ कुछ इस तरीके से 60 डिग्री करेगा। ओके, इस नॉर्मल के साथ, इधर के नॉर्मल ऐसा है सर, ये नॉर्मल नहीं दिख रहा बट ये नॉर्मल ही है। मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा चौड़ा, ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो नॉर्मल ही आ जाएगा ना। अरे ये जो है, ये मुझे ऐसा निकालना था एकदम, तब ये ऐसा नॉर्मल ही आएगा ना ये। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा सा मैंने उसको पास निकाला, बोर्ड छोटा होने की वजह से उसको मैंने थोड़ा सा पास निकाला। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार इमरजेंस एंगल आ गया तो डेल्टा निकालना कौन सी बड़ी बात है, डेल्टा इज इक्वल टू I + E - A। ओके, इंसिडेंस एंगल कितना था सर, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री था, इमरजेंस एंगल 60 डिग्री, ये कितना है -120, तो ये कितना आ गया रे, देखो डेल्टा कितना आ गया, ऑलमोस्ट 0। ओके, तो जैसा ये गया, ये देखो ये एकदम पैरेलल दिख रही है ना, ये देखो यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, ये पैरेलल दिख रहा है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल आ गया, तो डेल्टा 0 आना मतलब ही पैरेलल। तो डेविएशन कुछ भी नहीं होगा, मतलब रेट जैसी जा रही है वैसी आया। अरे कोई उसको मतलब कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा रेस पास कर रहा है, ऐसा इस टाइप का प्रिज्म। तो ये क्या काम का, जो प्रिज्म हमारा लाइट को डेविएट नहीं कर रहा है, हमें अच्छे ये नहीं दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट्स नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता है फिर, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।